फोटोग्राफी की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है, कुछ सामान्य से निर्देश हैं जिनको हम हर बार बताते हैं। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे रहा हो तो आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें और अपनी कक्षा को आप पूरी स्क्रीन पर देखें। जो वीडियो के नीचे स्क्वायर बना हुआ है इसको क्लिक करके बड़ा कर लें। चैट बॉक्स में आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि चैट बॉक्स आपके और हमारे इंटरेक्शन का एकमात्र जरिया है और इसमें केवल और केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें। किसी भी अन्य प्रकार की बातचीत चैट बॉक्स में ना करें। ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं जो चैट बॉक्स के लिए उचित नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप लोग सब चैट बॉक्स का सही इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पाठ्य पुस्तक 2 भारत लोक और अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट रहेगा। लेकिन उससे पहले आप बहुत एक्साइटेड होंगे जो हमारी भारत दर्शन यात्रा की जो ट्रेन चलती है उसके लिए आप तैयार हैं। तो अपने चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिखिए और हम भारत दर्शन यात्रा पर चलते हैं आपको लेकर। तो चलिए तैयार हो जाइए और आप भारत दर्शन के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, लौट आई है आज फिर हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस। तो तैयार हैं भारत दर्शन के लिए? हाँ, मुझे पता है, एक्साइटेड तो बहुत हैं आप सब इस सफर के लिए। तो चलिए सवार हो जाइए भारत दर्शन एक्सप्रेस पर। तो कहाँ पहुँचे हैं हम? आज हम पहुँचे हैं दक्षिण भारत के एक बहुत ही सुंदर राज्य केरल में, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्य भाषा है मलयालम। 1 नवंबर 1956 में बना यह राज्य अपने मसालों, आयुर्वेदा, इको टूरिज्म, बैक वाटर्स, फेस्टिवल्स, टेम्पल्स और सुंदर सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं के लिए विख्यात है। बच्चों, केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। इसकी 3 प्रमुख कारण हैं। पहले, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम ने इस भूमि का सृजन किया है। दूसरा, यहाँ सभी धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना के साथ रहते हैं। और इसके साथ साथ केरला की खूबसूरती इसे गॉड्स ओन कंट्री का खिताब दिला देती है। इसके सुंदर बैक वाटर्स, साफ सुंदर बीचेस, हिल स्टेशंस मन को मोह लेते हैं। अब केरल के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं केरल के 7 अजूबों में से एक वंडर प्लेस पर, और वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हाँ बच्चों, सही सुना आपने, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये प्रश्न तो जरूर आया होगा कि इसका नाम साइलेंट वैली ही क्यों रखा गया। बच्चों, अगर आप किसी नेशनल पार्क में गए हैं तो आपने वहाँ क्रिकेट इंसेक्ट का शोर तो सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल यही शोर। यह शोर यहाँ इस नेशनल पार्क में नहीं पाया जाता। बस इसी शांति की वजह से ब्रिटिशर्स ने इसका नाम साइलेंट वैली पार्क रख दिया। इसे पहले सहरांद्री के नाम से जाना जाता था। नीलगिरी में बसे इस नेशनल पार्क की खोज एक जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट वाइट ने की। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह क्षेत्र अभी भी मानव हस्तक्षेप से बहुत दूर है। यहाँ भारत के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। कुंतीपुड़ा रिवर के साथ विस्तृत इस क्षेत्र में 1928 में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों ने बहुत ही विख्यात पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम
सेव साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। और अंततः 1984 में सरकार ने यहाँ डैम का निर्माण न करते हुए इस प्राकृतिक गिफ्ट को सुरक्षित रखते हुए इस क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दिया। अब बच्चों, यह क्षेत्र अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत जाना जाता है। यह क्षेत्र भले ही मानव समुदाय के हस्तक्षेप से अभी भी बचा हुआ हो, लेकिन इसके आसपास कुछ जनजातियां जैसे मुदुगार जनजाति भी पाई जाती है। यहाँ फ्लोरा और फौना भी बहुमूल्य है। यहाँ पक्षियों की लगभग 16 और इंसेक्ट्स की 730 प्रजातियां पाई जाती हैं। और सबसे प्रमुख है लॉयन टेल मुकाक भी यहाँ पाया जाता है। बच्चों, अगर आप यहाँ नेशनल पार्क में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो याद रखिएगा आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और आपको यहाँ की प्रकृति का ध्यान भी रखना है। इस नेचुरल गिफ्ट को आप किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो कैसा रहा आज का हमारा सफर? अब चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। थैंक यू। ओवर टू यू अब्रार। थैंक यू वंदना मैडम। प्यारे बच्चों, तो आज की भारत दर्शन यात्रा में आपको आनंद आया होगा। अब आज मैं आपसे एक नई बात करने जा रहा हूँ कि हमारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट हुआ है ये ट्रैवलिंग से हुआ है। जितने भी बड़े बड़े ज्योग्राफर्स बने हैं उन्होंने बड़ी बड़ी महान यात्राएं की हैं और उनके यात्राओं के जो वर्णन है वही ज्योग्राफी के लिए सब्जेक्ट के तौर पर या इसके डेवलपमेंट के लिए अमूल्य धरोहर रही है। तो हमारे जो ज्योग्राफर्स हैं, जो उभरते हुए ज्योग्राफर्स हैं, उसके लिए भी यात्राओं का बड़ा महत्व है। तो इसी यात्राओं के वर्णन को हम रखने के लिए या एक ज्योग्राफर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो यात्रा करे तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करे। तो ज्योग्राफी की स्टडी के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है ट्रैवलिंग डायरी। तो आज से हम अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं ट्रैवलिंग डायरी के रूप में, और जहाँ जहाँ भी हम ट्रैवल करेंगे तो उसकी एक डायरी के रूप में हम मेंटेन करेंगे कि एक जोग्राफर के नज़रिए से एक जोग्राफर किस तरह से अपनी यात्रा की ट्रैवलिंग डायरी मेंटेन करता है और किस तरह से उसको वो वर्णन करता है। हमारी दो अप्रोचेज होती हैं ज्योग्राफी की, एक प्रादेशिक और एक क्रमबद्ध। तो प्रादेशिक में हम किसी एक प्रदेश को लेते हैं और उसके सारे जोग्राफिकल कंपोनेंट्स का हम अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल उसको प्रैक्टिकल रूप में हम ट्रैवलिंग डायरी के तौर पर आज आपके सामने रख रहे हैं और आप इसका आनंद लीजिए, देखिए, और आशा है कि आपको ये पसंद आएगी। जब एक ज्योग्राफर किसी स्थान पर यात्रा करता है तो वहां कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स को नोटिस करता है, आइए जानेंगे एक उभरते ज्योग्राफर की कलम से। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रैवल डायरी। केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री या लैंड ऑफ कोकोनट भी कहा जाता है। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है तथा यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। 2011 सेंसस के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 3.3 करोड़ है। केरल का जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय फूल कनिकोना है। राजकीय पेड़ नारियल तथा राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने का एक राज्य है। इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में कर्नाटक और पूर्व में तमिलनाडु स्थित है। केरल राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का लगभग 1.18% है। भौगोलिक दृष्टि से केरल उत्तर अक्षांश 8 डिग्री 17 मिनट और 12 डिग्री 47 मिनट तथा पूर्व रेखांश 74 डिग्री 7 मिनट और 77 डिग्री 37 मिनट के बीच स्थित है।
केरल में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री की दूरी पर स्थित होने के कारण केरल में गर्म मौसम है। केरल की जलवायु की विशेषता है शीतल मंद हवा और भारी वर्षा। यहाँ पश्चिमी मानसून से प्रमुख वर्षा काल प्रारंभ होता है। भारत की सबसे विकसित शिक्षा प्रणाली केरल में है। केरल में 97.4% पुरुष और 95.2% महिलाएं साक्षर हैं। केरल में मुख्यतः व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ नारियल, रबड़, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची, काजू तथा कॉफी आदि का उत्पादन होता है। यहाँ जायफल, दालचीनी, लौंग आदि मसालों के वृक्ष भी उगाए जाते हैं। चावल तथा टेपियोका केरल की मुख्य खाद्य फसलें हैं। ओणम केरल का सबसे प्राचीन त्योहार है। ओणम एकता और भाईचारे का प्रतीक है। नाव त्योहार केरल के प्राचीन त्योहारों में से एक है। केरल के लोगों को नौका से अद्वितीय प्रेम है। यही कारण है कि यहाँ बोट फेस्टिवल प्रसिद्ध है। केरल की संस्कृति वास्तव में भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भरपूर वर्षावन से परिपूर्ण इसकी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, विदेशों के साथ इसके प्राचीन व्यापारिक संबंध, पाक कला, साहित्य और विज्ञान की परंपराओं में से केरल का निर्माण हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि हमारे यंग ज्योग्राफर भी अपनी यात्रा करते समय ट्रेवल डायरी को जरूर मेंटेन करेंगी। थैंक यू बीनू दलाल मैडम। और प्यारे बच्चों, जो केरल की यात्रा है, एक बात और भी आपको ध्यान देने की है कि आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जो भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान रखता है। तो इसलिए भी आपको एक ये थोड़ा सा विशेष तथ्य याद रखना है कि आप केरल भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सर्वोच्च स्थान रखता है। और जब टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं तो आपको याद होगा कि जब हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया था या उस पर चर्चाएं की थी, तो उसमें भी ये लेसन था और वहां पर हमने मानव विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। मानव विकास का जो विषय है ये केवल भूगोल का ही कोई विषय नहीं है, बल्कि सभी सामाजिक विज्ञानों का केंद्रीय विषय है। और मानव विकास का अभिप्राय है कि देश के अंदर या समाज के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें लोग अपना सार्थक जीवन जी सकें, उनके विकल्पों का विस्तार हो और वो अपनी क्षमताओं का अपने सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रयोग कर सकें। तो ये मानव विकास का एक मुख्य पहलू होता है। डॉक्टर महबूबुल हक जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारे देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सारी चर्चाएं हमने उस वक्त वहां पर की थी और महबूबुल हक साहब ने जो उसकी परिभाषा देते हुए कहा था ह्यूमन डेवलपमेंट की, उन्होंने कहा था कि मानव विकास में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। लोगों के लिए विकल्पों में वृद्धि करना, ज्ञान और विवेक करके उनकी क्षमताओं का निर्माण करना और संसाधनों तक लोगों की पहुंच को निर्धारित करना तथा उनके कल्याण के स्तर को उस स्तर बनाना। तो ये 2-3 बातें मानव विकास के बारे में कही जाती हैं जो थ्योरिकल है। आज का जो हमारा विषय है वो है भारत के संदर्भ में मानव विकास। तो आज हम रीजनल स्टडी पर हैं और हम भारत के विषय में ही मानव विकास की चर्चा करेंगे। मानव विकास की व्याख्या करते हुए आप एक बात और ध्यान रखें कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु मानव विकास के होते हैं कि लोग लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, ज्ञान प्राप्त कर अपनी क्षमताओं का निर्माण करें और अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करके संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाएं। तो ये 3 मानव विकास के पहलू होते हैं। और जब हम मानव विकास की रिपोर्ट देखते हैं 1997 की, तो उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि वास्तव में आर्थिक समृद्धि और मानव विकास तभी साथ साथ चल सकते हैं जब आर्थिक समृद्धि में श्रम का अधिक प्रयोग होता है और देश में रोजगार का सृजन होता है, जब मानवीय कुशलता तथा स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता है, तो हम मानव विकास की ओर अग्रसर होते हैं। और मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जन सामान्य के विकल्पों का विस्तार किया जाता है और उनके कल्याण के स्तर को उन्नत किया जाता है। अर्थात देश में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें लोग
लोगों के विकल्पों का विस्तार हो, वे स्वस्थ जीवन जी सकें, उनकी स्वतंत्रताओं में वृद्धि हो तथा वे ज्ञान प्राप्त कर अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। यही मानव विकास का प्रमुख ध्येय है और यही मानव विकास है। तो मैं समझता हूँ कि मानव विकास का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा कि आप एक बात ध्यान रखें कि देश के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें लोगों के विकल्पों का विस्तार हो। विकल्पों का विस्तार शिक्षा से होता है। एक शिक्षित व्यक्ति के सामने बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में शिक्षित व्यक्ति के विकल्पों का विस्तार ज्यादा हो जाता है। स्वस्थ जीवन जी सके, जीवन का महत्वपूर्ण आधार स्वास्थ्य है। अगर स्वस्थ हैं तो हम आगे सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम समाज के लिए और अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकते। इसलिए स्वस्थ जीवन जी सके और स्वतंत्रताओं में वृद्धि हो तो ज्ञान प्राप्त कर हम अपनी क्षमताओं का निर्माण कर सके। तो इन परिस्थितियों का निर्माण करना ही मानव विकास कहलाता है। भारत के संदर्भ में जब ये बात आती है तो हमें देखना कि 1990 से पहले, आजादी के बाद और 1990 से पहले जो मानव विकास की जो कल्पना थी वो ये थी कि अधिकतम आय में लगातार वृद्धि होना ही विकास है। हम अगर अपने संसाधनों को इस तरह से यूटिलाइज करें या प्रयोग करें कि आय में लगातार वृद्धि होती रहे तो हम उसी को विकास से जोड़ते थे। लेकिन 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया कि आय केवल एक विकल्प है जिसे लोग प्राप्त करना चाहेंगे। वह महत्वपूर्ण तो है परंतु समग्र जीवन का सार नहीं है। आय मात्र एक साधन है और मानव विकास एक ध्येय है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखा गया कि मानव विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, ना कि विकास को लोगों के बीच में रख के हम बात करें। तो मानव विकास की जब हम बात करते हैं तो ये भारत के संदर्भ में हम मानव विकास की बात करेंगे आज की इस क्लास में। और अब हम के ह्यूमन डेवलपमेंट को भारत के नजरिए से देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा जो रिकैप है पुरानी कक्षाओं का जो मैंने अब तक किया है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी चाहूंगा कि जो चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट के विषय में आपको मैंने बताई हैं कि वो आपके लिए क्लियर है या नहीं। तो एक क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में देंगे कि मानव विकास का अर्थ है लोगों के विकल्पों में विस्तार होना, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रताओं में वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए जिससे मुझे जानकारी हो जाए कि आपको मानव विकास का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। चैट बॉक्स में फटाफट जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आंसर दें। वेरी गुड, चंदा कुमारी का आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट आया सबसे पहले। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल एकदम क्लियर है। और मैं समझता हूं कि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया तो आपको ध्यान है और आप जानते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप मानव विकास के ध्यान में रखिए कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें लोगों के विकल्पों में विस्तार हो, उनकी क्षमताओं का निर्माण हो, वो सार्थक जीवन जी सकें, उनके संसाधनों तक पहुंच निर्धारित हो। ये परिस्थितियां अगर हम देश के अंदर तैयार कर रहे हैं तो हम मानव विकास की ओर अग्रसर है। थैंक यू। भारत के संदर्भ में जब हम मानव विकास की बात करेंगे तो मैं इसकी शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूं, क्योंकि जो ये कहानी हमने एनसीईआरटी की बुक से ही ली है कि अब से 60 साल पहले एक उत्तराखंड में रेखा की कहानी है जिससे हमारे लेसन की शुरुआत होती है। तो उसी को थोड़ी सी जानकारी मैं आपके यहाँ देता हूँ। रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में और किसान परिवार में हुआ था। ये साधारण सा परिवार था जो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा हुआ था। जब इनके भाई शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वो परिवार में अपने माता के साथ उनका हाथ बटाती थी और किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई। कम आयु में ही इसका विवाह हो गया और विवाह के फौरन बाद ये किसी कारणवश या बीमारी की वजह से विधवा हो गई। विधवा होने के बाद ये पूरी तरह से अपने ससुराल के लोगों पर निर्भर हो गई और उसको उपेक्षा झेलनी पड़ी। उसका भाई जो दिल्ली में रहता था उसने इसको दिल्ली आने के लिए प्रेरित किया और दिल्ली के प्रवास में उसकी सहायता की। पहली बार इसने रेल से और बस से यात्रा की और किसी शहर को देखा। शहर को देखने के बाद इसके मन में जो सपने थे शहर की जो अवसरों, शहर में तरक्की के अवसर, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की चकाचौंध और यहाँ की सुविधाएं, तो उसके मन में एक आशा थी कि मैं यहाँ आकर बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकूंगी। लेकिन जैसे कुछ दिनों के बाद वो इस शहर में रही तो उसने इस शहर को विरोधाभासों से भरा हुआ देखा। उसने देखा कि झुग्गी बस्तियों के झुंड भी हैं, ट्रैफिक जाम है, भीड़ भाड़ है,
ट्रैफिक लाइटों पर बच्चे भीख मांगते हुए उसने देखे, फुटपाथ पर सोते हुए लोग देखे, चारों ओर प्रदूषित वातावरण, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव, प्रदूषित जल और पानी की समस्या, अपराध, सामाजिक अकेलापन, नशाखोरी और निम्न स्तरीय शिक्षा सुविधाएं और थोड़ी-थोड़ी सुविधाओं के लिए दौड़ते हुए लोग। एक तरफ तो उसने शहर का ये चेहरा देखा, दूसरी तरफ उसने शहर में कुछ ऐसी चीजें देखी, विशाल मकान, बहुमंजिला इमारतें, लोगों के पास सुख सुविधाएं, बंगले, नौकर-चाकर, साफ-सुथरी कॉलोनियाँ, बड़ी-बड़ी सड़कें, आलीशान पार्क और सुविधाओं से परिपूर्ण लोग। ऐसा लगता था जैसे कोई आभाव नाम का कोई शब्द ही ना हो। तो ये दोहरा चेहरा उसने शहर का देखा और इसको देखकर उसके मन में कुछ प्रश्न खड़े हुए और उन वो सब ये देख उसके मन में कुछ सवाल खड़े हुए कि क्या विकास कुछ लोगों के लिए है? क्या विकास पक्षपाती है? क्या विकास संपन्नता और विपन्नता पैदा करता है? क्या विकास समाज के कुछ खंडों को अधिक व कुछ खंडों को कम सहायता करता है? क्या विकास का चेहरा विरोधाभासी है? ऐसा क्यों है कि एक तरफ हालात इतने बदतर हैं और दूसरी तरफ इतनी सुख सुविधाएं हैं? तो ये एक विकास का चेहरा उसने देखा। तो ये अगर हम भारत के किसी भी शहर को देखें, तो शायद ये लगभग सभी शहरों की कहानी है कि हर शहर में विकास का दोहरा या चेहरा हमारे सामने नज़र आता है। आम तौर से जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास को विकास को हम भारत में कुछ सुविधाओं से जोड़ लेते हैं। तीव्र औद्योगीकरण, अवकाश, सुख सुविधाएं, सक्षम परिवहन, उन्नत शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, ये विकास का प्रतीक मानी जाती हैं। जब हम देखते हैं कि देश में अच्छा परिवहन हो, औद्योगिकरण के अवसर डेवलप हो रहे हों, लोगों के पास सुख सुविधाएं हों, सक्षम परिवहन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये विकास है। और ये विकास का एक यूरोपीय दृष्टिकोण हो सकता है, पश्चिमी दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन जब भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो भारत एक लंबे समय तक ये उपनिवेशवादी उपनिवेश का शिकार रहा है। यहाँ पर सामंतीकरण की व्यवस्था रही है, सामाजिक भेदभाव, प्रादेशिक असमानता और अभाव जैसी समस्याओं ने भी भारत के विकास को प्रभावित किया है। तो भारत में दोनों तरह की स्थिति आपके सामने देखी जा सकती है कि एक तरफ हम जो विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं वो स्थिति है और दूसरी तरफ अभी हमारे भारत में उपनिवेशवाद, सामंतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमानता जैसी समस्याओं का चेहरा भी सामने नजर आता है। जब हम इस विकास को क्षेत्रीय आधार पर देखते हैं भारत के अंदर, क्षेत्रों के अनुसार भारत के विकास को हम करते हैं, तो एक तरफ तो समाज के या देश के कुछ भाग ऐसे हैं शहरों में कि जो छोटे से खंड है लेकिन सुविधाओं से परिपूर्ण है। दूसरी तरफ उसी शहर में गंदी बस्तियां या मलिन बस्तियां जिनको कहते हैं उनके अंबार लगे हुए हैं, उसमें बहुत मिनिमम सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को देखें विकास के नजरिए से, तो इसमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है और दोहरा चेहरा इसका नजर आता है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं और कुछ क्षेत्र भी बहुत पीछे हैं। तो ये क्षेत्र के नजरिए से भारत के विकास का एक आईना सा है। अच्छा, इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि भारत में विकास का एक ऐसा स्वरूप है कि जिसमें हमारे पास अवसर भी हैं और अवसर के साथ साथ अपेक्षाएं और वंचनाएं भी साथ साथ चल रही हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि भारत में विकास के अवसरों के साथ साथ अपेक्षाओं और वंचनाएं साथ साथ हैं और ये इनका मिला जुला थैला है। हमारे पास विकास के अवसर भी हैं और साथ में हमारे अपेक्षाएं और वंचनाएं हैं, ये भी साथ साथ चल रही हैं। तो एक इस तरह का विकास का स्वरूप भारत में है। यदि हम समाज के विभिन्न वर्गों की बात करें, अगर हम समाज के विभिन्न वर्गों के हिसाब से विकास को देखें, तो समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर, गरीब किसान या गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग, ये समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये हाशिए पर है और ये आज भी अपनी मिनिमम सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। तो और इसमें भी ये विशेष तौर से अगर हम महिलाओं को और बच्चों को देखें, तो उन पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अमानवीय दशाओं में ये लोग जीवन जी रहे हैं, इनके पास मिनिमम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है और वर्तमान विकास ने तो पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है, जिससे पारिस्थितिक संकट खड़ा हुआ है। इस पारिस्थितिक संकट ने
ने भारत में जो गरीब लोग हैं उनके सामर्थ्य में एक कमी सी पैदा कर दी है। उनका सामर्थ्य में इस कमी के 3 स्तर पर इसकी बात की जा सकती है कि पर्यावरण जो विकास ने जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है, इसने लोगों के सामर्थ्य में किस प्रकार की कमी उत्पन्न की है। तो अगर हम देखें तो पहले जो हमारे निर्धन लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, इनके सामाजिक सामर्थ्य में कमी आ रही है और इसमें विकास के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन का होना और दुर्लभ सामाजिक संबंध है या एकल परिवार प्रणाली है, समाज से लोग हट के शहरों की तरफ चल रहे हैं, तो ये अकेलापन है, तो ये सामाजिक सामर्थ्य में कमी ला रहा है। दूसरी जो सामर्थ्य में कमी आई है, पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी आई है और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है प्रदूषण। प्रदूषण ने लगातार विकास के नाम पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इससे गरीब लोगों के या समाज के सभी लोगों के वर्ग सामर्थ्य में कमी आ रही है। तीसरा व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी, बीमारियों में दुर्घटनाओं के कारण व्यक्तियों के सामर्थ्य में कमी आ रही है। और वर्तमान का जो विकास है, जिस तरह से विकास कर रहे हैं, इसमें सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन, पर्यावरण निम्नीकरण, सामाजिक अशांति, ये चीजें में साफ स्पष्ट रूप से झलकती हैं। तो एक मोटे तौर पर अगर हम भारत में विकास की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद ऐसा नहीं है कि हमने विकास नहीं किया है। बहुत अच्छे स्तर से, बहुत अच्छी तरीके से हम विकास की तरफ अग्रसर हुए हैं, लेकिन विकास का जो स्वरूप हमारे सामने है वो धारणीय नहीं है। हमने अपने संसाधनों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण किया है। संसाधनों के वितरण को हमने समाज के कुछ वर्गों तक सीमित कर दिया है। कुछ वर्ग समाज के अभी संसाधन तक पहुंच के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, उनको वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। समाज का एक वर्ग बहुत सुविधाओं से और बहुत अच्छे जीवन स्तर को जी रहा है, जबकि समाज के दूसरे वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनके लिए संसाधन थोड़ा दूरी से हैं। तो ये जो विकास का स्वरूप है, ये इस समय हमारे लिए विकास का स्वरूप हमारे सामने है और इसमें हमें बहुत कुछ करना बाकी है। ये विकास का स्वरूप ही हमारे सामाजिक, आर्थिक सामर्थ्य में कमी का कारण बना हुआ है और पर्यावरण के साथ तो हमने बहुत ही बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, संसाधनों का शोषण किया। तो इस प्रकार हम ये सारी चीजें कह सकते हैं कि जो विकास का मॉडल हमने अपना रखा है, ये हमारे धारणीय नहीं है और इस आधार पर हम डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज के सभी वर्गों तक उसका लाभ ना पहुंचे। तो हम ये देख सकते हैं कि विकास को के लिए हमें अभी आगे बहुत कुछ करना है। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम अपने देश की स्थिति को देखते हैं। तो ये हमने एक तालिका आपके सामने रखी है जिसमें संसार के विभिन्न देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट में जो रैंक है उसको रखा गया। नॉर्वे सबसे 1 नंबर पर है और जब हम अपने रैंक की बात करते हैं भारत की, तो आपके सामने है कि हमारा जो 2017 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा रैंक है वो 130 है और 0.640 हमारा जो सूचकांक का मूल्य है। तो ये चीज हमने मानव विकास के सूचकांक के तौर पर देखी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1993 से लगातार इसका ये बनाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट तैयार करता है और इसमें बहुत सारे मानक और बहुत सारे सूचकांक उसमें अपनाए जाते हैं जिनको आधार बनाकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें हम संसार के देशों की जो रैंकिंग है उसमें हमारा 2017 की जो हमारी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हमारा 130वां रैंक है और हमारे जो सूचकांक का मूल्य है 0.640 के साथ हम 130वें स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट तैयार करने में बहुत सारे सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। एक बात समझने की है कि जैसे हम मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करते हैं, तो ये हमने जब वो बुक पढ़ाई थी मानव भूगोल, उसमें बताया था कि इसमें जो इसके सूचक हैं उनके आधार पर एक औसत निकाला जाता है और इस 0 से 1 के मध्य होता है। तो इसमें 1 उच्चतम विकास को सूचित कर दर्शाता है और 0 न्यूनतम विकास को करता है। तो इस आधार पर ये प्रत्येक संसार के प्रत्येक देश की गणना की जाती है। अब आगे इस को आधार मानकर भारत में भी योजना आयोग ने ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास किया है। तो भारत में या भारत जैसे विकासशील देशों में जो मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारण है वो बहुत सारे कारण रहे कि हम ये कहें कि हमारे यहाँ मानव विकास का जो स्वरूप है वो अभी और देशों के मुकाबले बहुत पीछे है।
हम 130वें स्थान पर हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो भारत हो या कोई भी और विकासशील देश हो, उन देशों में मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारणों में बहुत सारे कारण हैं, जिनमें हम इनको एक-एक करके हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले ऐतिहासिक कारण हैं, जिसमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद के जैसे कारण रहे हैं, और हम भी बहुत लंबे समय तक, हमारा देश भी उपनिवेशवाद का शिकार रहा है, जिसका प्रभाव आज भी हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। और 70 सालों के, लगभग 70 सालों के अथक प्रयासों के बावजूद भी अभी भी हम पूरी तरह से इस प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए, और इसने हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रभावित किया है। ऐसी कुछ सामाजिक कारण हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग, जाति, और ये अलग-अलग विकासशील देशों में अलग-अलग फैक्टर्स के तौर पर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जातिवाद का फैक्टर भी हावी है, हमारे यहाँ धर्म और लिंग भेद ये भी पाए जाते हैं, सामाजिक भेदभाव भी पाया जाता है, तो इसने भी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स को प्रभावित किया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो जिन जिन क्षेत्रों में हमने अच्छी तरक्की की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनकी वजह से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ा निचले स्तर पर है। इसी तरह से राजनीतिक कारण भी हैं, जो किसी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो अब इसमें अपराध है, आतंकवाद है, युद्ध है, या सरकार की प्रकृति है कि लोकतंत्र है या तानाशाही है, तो ये सारी चीज़ें भी मानव विकास को प्रभावित करती हैं। तो भारत हो या कोई और भारत जैसा विकासशील देश हो, उसमें इन सारे कारणों ने मिला के इसको प्रभावित किया है। अगर हम मानव विकास के सूचकांकों की हम बात करें, देखिए ये चार्ट आपके सामने है, जो मानव विकसित देशों में मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारण है, उसको हमने चार्ट के माध्यम से दर्शाया है कि ये सारी चीजें किसी देश के मानव विकास को प्रभावित करती हैं। तो अब तक की जो यात्रा मैंने आपके सामने रखी है, तो उसको एक बार थोड़ा सा मैं उसका आपके सामने एक रिवीजन सा रख रहा हूँ कि सबसे पहले हमने जो बात की है वो मानव विकास क्या है, मानव विकास हम कहते किसे हैं। तो मानव विकास के लिए हमने सबसे पहले ये बात रखी कि भी किसी देश के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिन परिस्थितियों में लोग अपना सार्थक जीवन जी सकते हों, वो स्वतंत्रताओं का आनंद लें, शिक्षा प्राप्त करें, उनका स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो और वो समाज में प्रतिभागितारी करें। तो ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही मानव विकास कहलाता है। आज़ादी के बाद से और अब तक जो मानव विकास के बारे में हमने बात की है, उसमें हम समय-समय पर अपने अप्रोच को बदलते रहे हैं, और 1990 से पहले एक अप्रोच हावी रही कि भई हम विकास को आय के साथ जोड़कर देखते रहे। जिस देश में आय का स्तर उच्च है या आय ज़्यादा प्राप्त हो रही है, तो वो देश मानव विकास के बारे में आगे माना जाता था। भारत में भी यही अप्रोच रही, और हम निरंतर आय की वृद्धि को ही विकास के तौर पर देखते रहे। लेकिन पूरे देश में और विश्व स्तर पर भी 1990 के बाद 1993 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और उसमें आय को एक मानव विकास के एक स्तंभ के रूप में तो माना गया, लेकिन उसको समग्र रूप में स्वीकार नहीं किया गया कि आय की वृद्धि मानव विकास को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करती, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी देश के मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो उन फैक्टर्स को लिया गया और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की गई। जब भारत में हमने मानव विकास को देखा है, तो भारत ऐसा नहीं कि हमने मानव विकास के लिए प्रयास नहीं किए, हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हम उन्नति के अच्छे पथ पर अग्रसर हैं, और हमने काफ़ी अपने विकास की जर्नी भी तय की है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मानव विकास का जो चेहरा है वो दोहरा नजर आता है। मैं इसको बार-बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक होलिस्टिक, एक समग्र पिक्चर आपके सामने आ जानी चाहिए कि जब हम मानव विकास की बात करते हैं, तो अगर हम ग्रामीण और शहरी भारत की बात करें, तो वहाँ भी दोनों में अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि से जुड़ा हुआ है, और वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके पास बहुत अच्छी शिक्षा की सुविधाएँ नहीं है, उसके पास बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं है। वहाँ पर उनके साथ जातिगत भेदभाव होना, सामाजिक भेदभाव होना, ये आम सी समस्याएँ हैं उनके लिए। तो इस तरह से ग्रामीण भारत और शहरी भारत में भी विकास में अंतर पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम एक शहर की बात करें, तो शहर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं कि उसमें एक ही शहर में विकास का दोहरा चेहरा हमारे सामने आता है कि शहर के कुछ खंड ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी तरह से विकसित हैं। आप किसी भी शहर को ले लीजिए, एक वर्ग ऐसा है शहर में जो सुविधाओं से संपन्न है,
चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े मकान, सुविधाएं, नौकर, गाड़ियां, ये चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ स्लम, मलिन बस्तियां, उनमें रहने वाले लोग, ना उनमें खाने पीने की सुविधाएं, ना उनमें स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो रहने लायक ही जगह नहीं है और वहां पर लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक ही शहर में ग्रामीण और शहरी भारत के बारे में भी हम इस तरह से बात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर समाज के हम वर्गों की बात करें तो समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं कि जिनका संसाधनों तक पहुंच ज्यादा है, वो इतने संपन्न है कि संसाधनों का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लेते हैं, और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो भी संसाधनों तक अपनी पहुंच निर्धारित नहीं कर पा रहा है। उसके लिए शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है, और इनमें समाज के कुछ वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी लोग हैं, भूमिहीन किसान हैं, कृषि से जुड़े हुए और मजदूर हैं। तो ये सारे जो लोग हैं अभी ये अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक मिला जुला सा चेहरा हमारे देश में मानव विकास का है, जिसको हमें आगे करना है। इसने बहुत सारी प्रादेशिक असमानताओं को जन्म दिया है, इसके साथ साथ कहीं सामाजिक संघर्ष भी उत्पन्न हुए हैं, और ये कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा अशांति का कारण भी बना हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान हमने इस पर्यावरण जो मानव विकास की जो अप्रोच को अपनाया है वो हमने अपने पर्यावरण को डिग्रेड करके किया है। आज हमने अपने संसाधनों का इतना बेतहाशा इस्तेमाल किया है कि अगर हम उसको देखें तो जिस गति से हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो वो संसाधन हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो हमें उनको बचाना भी है और अपना वर्तमान विकास भी करना है। इसी तरह से यहीं से एक सतत पोषणीयता का विचार उत्पन्न होता है। तो पर्यावरण को प्रदूषित करना और लोगों के लिए संसाधनों की पहुंच को कम करना, ये हमारे विकास में इस वक्त चल रहा है। तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके आगे पर्यावरण प्रदूषण से समाज में जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ वो गरीब, महिलाएं और बच्चे, ये वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इनके पास उसे लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, उनके सामर्थ्य में निरंतर इससे कमी आ रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो होलिस्टिक तौर पर हम भारत के मानव विकास के तौर पर रख सकते हैं। जब 1993 से लगातार जो प्रतिवर्ष रिपोर्ट तैयार हो रही है और उसमें जिन आधारों को मानकर शिक्षा को, स्वास्थ्य को, तीन बेसिक आधार मानकर, तीन बेसिक कंपोनेंट्स मानकर मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा के लिए जो देखा जाता है कि भी शिक्षा का स्तर किस तरह का है, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की हैं और संसाधनों तक पहुंच किस तरह की है, और संसार के विभिन्न देशों की एक रैंकिंग निर्धारित की जाती है। तो जब हम इस रैंकिंग को देखते हैं तो हमारा जो भारत का जो स्थान है वो 2017 की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुसार 130वां नंबर है। टोटल कंट्री 189 है और उसमें 130वां स्थान है। तो ये संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हमारे आसपास के भी कुछ देश ऐसे हैं जो हमसे आगे हैं। और अगर हम मानव सूचकांक की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। जितना नंबर 1 के नजदीक होता है वो उतना ही उच्चतर स्कोर को माना जाता है, और जितना एक 0 के आसपास होता है उतना ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो हमारी जो मानव विकास में जो रैंकिंग है वो 0.640 हमारी रैंकिंग है, जिसको हम संतोषजनक नहीं कह सकते। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि जो विश्व स्तर पर जो भी सूचकांक के जो पैरामीटर्स निर्धारित किए जा रहे हैं उनमें हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ प्रभावित करने वाले कारण अलग हैं और संसार के दूसरे देशों में प्रभावित करने वाले कारण अलग हैं। तो उन कारणों को भी हमने भारत या उसके जैसे जो विकासशील देश हैं उनमें जो मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारण हैं उनको हमने यहाँ पर सूचीबद्ध किया है। उसमें उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, नव उपनिवेशवाद है। ये उनके इतिहास से जुड़े हुए हैं। इतिहास में अगर इन कारणों से वो जुड़ा रहा है या उसका प्रभाव उस पर है तो इन्होंने वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित किया है। सामाजिक जो स्वरूप है किसी देश का वो भी प्रभावित करता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन है, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर और सामाजिक भेदभाव के आधार पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मानव विकास को प्रभावित करती हैं। ऐसे ही राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारणों में अपराध है, आतंकवाद है, युद्ध की स्थिति है, या सरकार का स्वरूप लोकतंत्र या तानाशाही। संसार के विभिन्न देशों में लोकतंत्र है, तानाशाही भी है, तो ये भी किसी विकासशील देश को प्रभावित करती है। हालांकि हम लोकतंत्र में हैं और हमारा लोकतंत्र बहुत सफल है, और इसके सरकार के स्वरूप को देखते हुए हम अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। या वहां पर सशक्तिकरण का स्तर क्या है, ये भी एक राजनीतिक प्रमुख कारण हो सकता है। तो ये मैंने कुछ कारणों पर चर्चा की है जो भारत या उसके जैसे विकासशील देशों में मानव विकास को प्रभावित करते हैं।
अब आगे हम बात करते हैं कि यूएनडीपी द्वारा या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या क्या सूचकांक हैं जिनके आधार पर किसी देश की रिपोर्टिंग होती है। तो विश्व स्तर पर 3 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया जाता है। इसमें पहले आर्थिक उपलब्धियों के सूचकांक हैं जिनको हम आर्थिक उपलब्धि कहते हैं। इनमें सकल घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय जो लोगों के संसाधनों तक पहुंच को निर्धारित करती है। 3 है शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। इनमें संसाधनों तक पहुंच को जो निर्धारित करने वाला कारण है वो आर्थिक उपलब्धियां, इसमें सकल घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय। स्वास्थ्य के सूचकांक हैं शिशु मृत्यु दर और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, जीवन प्रत्याशा, ये सारी चीज स्वास्थ्य के सूचकांकों में आती हैं। और सामाजिक और सशक्तिकरण के सूचक हैं जो साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात, ये सामाजिक और सशक्तिकरण के सूचक है। तो इन आधारों पर भारत में भी और विश्व स्तर पर भी मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। भारत का योजना आयोग प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य के लिए मानव विकास सूचकांक बनाता है इन 3 आधारों को लेकर, और प्रत्येक राज्य सरकार भारत में प्रत्येक जिले के लिए अपना मानव विकास सूचकांक तैयार करती है। ये मानव विकास सूचकांक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा, अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा आप ये देख लें कि जो आज की क्लास में हमने जो बात की है, मैं उसका एक बार रिवीजन सा कर देता हूँ। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है इस पे हमने बात की है, और भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट क्या की है, भारत में किस प्रकार से कौन कौन से कारण हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, और विश्व स्तर पर हमारी रैंकिंग क्या है। ये सारी चर्चाएं मैंने आज की क्लास में की हैं। इसी आधार पर एक प्रोजेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको करना है, तो उसको जरा ध्यान से सुने। ये आपका गृह कार्य है आज का, कि भारत के विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों से मानव विकास के विरोधाभासी स्थितियों को दर्शाते हुए चित्र एकत्र करना है। भारत में विभिन्न राज्यों से, क्षेत्रों से मानव विकास का जो दोहरा चेहरा, एक तरफ बहुत अच्छी सुविधाएं, एक तरफ बहुत निम्न सुविधाएं, इनके चित्र एकत्र करने हैं, उन चित्रों का विश्लेषण करना है। और ये मानव विकास का जो विरोधाभासी चेहरा है, ये महिलाओं को, बच्चों को और समाज के निर्धन वर्गों पर किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, इसका आकलन करना है। ये एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। इस प्रोजेक्ट के आपको मैंने चरण बता दिए हैं कि चित्र व सूचनाएं एकत्र करनी है, पहला काम है। दूसरा स्टेप इसका होगा चित्रों को, सूचनाओं को व्यवस्थित करना है, और तीसरा हमारा होगा प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषित करना है, और विश्लेषण के आधार पर फिर निष्कर्ष निकालना है, फिर रिपोर्ट तैयार करना है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसके 5 चरण आप करके इसको आप पूरा करना है। इसको आप करेंगे और अपने अध्यापकों के साथ इसको शेयर करेंगे। और मैं अब मीनाक्षी मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि वो कुछ का प्रोग्राम आगे बढ़ाए। मीनाक्षी जी, क्या सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, मुझे लगता है कि शायद मीनाक्षी जी अवेलेबल नहीं है, तो मैं ही आपका ये कुछ का प्रोग्राम में आपको आगे बढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो हमारी क्विज है, ये हमने जो आज डिस्कस किया है उसके आधार पर, तो आपको चैट बॉक्स में फटाफट इसके जवाब देने हैं। और मैं आपका ये पहला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने रख रहा हूँ। मानव विकास के संबंध में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ये कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथन को पढ़ना है और नीचे विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। मानव विकास लोगों के विकल्पों का विस्तार करता है, पहला कथन है। दूसरा कथन है लोगों के सामर्थ्य और क्षमताओं में वृद्धि होती है। मानव विकास से लोगों के सामर्थ्य और क्षमताओं में वृद्धि होती है। और तीसरा, लोग सार्थक जीवन जीते हैं। तो 3 कथन है, तीनों को पढ़िए और नीचे विकल्प चुनिए। वेरी गुड रॉबिन, सूरज, रितेश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन इसमें सही हैं। और चंदा कुमारी, पूजा कश्यप, कपिल,
अंकित कुमार, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। और लगता है कि आपके बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। चलिए मैं आगे आपका दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आप जो आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर उसका विकल्प लिखेंगे, जिससे हमें पता लग जाए कि बच्चे कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। भारत में विकास के लिए निम्न में से किन मुद्दों पर अभी और कार्य करने की आवश्यकता है? पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को रोकना, सामाजिक अन्याय को रोकना, उपरोक्त सभी। तो फटाफट जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आरती सिंह, वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट आंसर। मीनू, आसिफ, बेटा आसिफ आप अपने क्वेश्चन को दोबारा चेक कीजिए। अर्शिल, मोहम्मद जफर, वेरी गुड बेटा, आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सभी बच्चों के आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं। इसका डी आंसर सही है। ये उपरोक्त सभी इन्हीं सभी क्षेत्रों में भी और आगे कार्य करने की आवश्यकता है। ये आपके विकल्प हैं, जिनको ध्यान से आपको देखना है और सही और गलत बताना है। पहला देखिए, ये स्टेटमेंट्स को देखिए और इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है इसको बताना है। भारत जैसे विकासशील देश में विकासशील क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हुई है, बताइए ट्रू एंड फॉल्स। भारत जैसे विकासशील देश में विकासशील क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हुई हैं, तो जल्दी से बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। संतराम यादव, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट सही है। भारत जैसे विकासशील देश में विकासशील क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हुई हैं। तुषार बेटा, ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। चलिए दूसरे स्टेटमेंट पर चलिए, देश में सकल घरेलू आय का बढ़ना ही विकास है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या देश में सकल घरेलू आय का बढ़ना ही विकास है? वेरी गुड, मोहन सिंह बेटा, आंसर करेक्ट है आपका कि ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए तीसरे स्टेटमेंट पर चलिए, वेरी गुड। भारत मानव विकास भारत में अवसरों के साथ साथ उपेक्षा और वंचनाओं का मिलाजुला थैला है, ट्रू, वेरी गुड। चलिए चौथे स्टेटमेंट को चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो एक ही साथ सारों के आंसर दे दिए। 2017 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का सूचकांक क्रम 150 है। 2017 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का सूचकांक क्रम 150 है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग, वेरी गुड, और तेजी से आंसर आ रहे हैं। और चलिए लास्ट स्टेटमेंट पे आइए, भारत का मानव विकास सूचकांक का मूल्य 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 0.640 है। तो वेरी गुड बेटा, तो आपके लिए क्लैपिंग बनती है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। और अब मैं चलता हूं पिछले जो हमारा गूगल फॉर्म है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आपको चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म शेयर किया जाता है, आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस गूगल फॉर्म को भरें, उससे एक रिवीजन आपके सब्जेक्ट्स का होता है। और ये हमारी जो स्लाइड्स है ये उन टॉप 10 बच्चों की है जिन्होंने पिछले गूगल फॉर्म में सबसे पहले और सबसे करेक्ट रेस्पॉन्स दिया है। पूजा वेस्ट विनोद नगर से, नैन्सी नजफगढ़ नंबर 2 से, रोहित ये
बोरगढ़ दिल्ली, और आशीष, ऐसे ही हिमांशी, पारुल, निहारिका खातून, निम्रा खातून, और ये कुछ नाम है, निशा, निशु कुमार, मुस्कान। तो ये नाम है जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उसमें से बहुत सबसे पहले और ये आंसर दिए। बस इन्हीं के साथ में मैं आज की ये क्लास का समापन करता हूँ। और इस पूरे लेक्चर में अगर कोई हमसे बोलने में या उसमें कोई एरर है तो उसके लिए आप हमें सूचित करें चैट बॉक्स में, और हम अगली क्लास में रेक्टिफाई कर देंगे। और मैं उन्हीं सभी सोर्सों का जिनसे हमने पिक्चर्स, वीडियोज या जो भी लिए हैं उनका थैंक्स करता हूँ, और उनका भी बहुत बहुत आभार जो लोग जिनकी पुस्तकों को पढ़ के हमने ये लेक्चर्स तैयार किए हैं। और चैट बॉक्स में जो हमारे साथी हैं जिन्होंने बच्चों के आंसर का रिप्लाई किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी आज की क्लास को आराम देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में अगले बुधवार को जो इसका रेस्ट पार्ट है उसको लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।